हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने स्थल मंडल प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखा था जलमंडल, वायुमंडल जलमंडल और स्थल मंडल के बारे में देखा था और वायुमंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले पृथ्वी के चारों ओर जो वायु फैली हुई है उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचकर रखती है। यह इसके लिए पृथ्वी में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसकी सहायता करती है। वायुमंडल को थामने में या उसे बनाए रखने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह बहुत अधिक मदद करता है और यही वातावरण जो है, पर्यावरण या वायुमंडल कहना चाहिए, इस वायुमंडल जो है वह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि वायुमंडल में एक ऐसी परत है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं और यही परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। इसके साथ ही पर्यावरण में मौजूद वायुमंडल में गैस, धूल के कारण जल वाष्प आदि भी उपस्थित होती है, जो कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। समय समय पर मौसम जो है बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलेगा तो जलवायु बदलेगी और उससे परिवर्तन, जो वायुमंडल है उसमें भी परिवर्तन आएगा। कैसे, कभी हम देखते हैं कि सवेरे उठते हैं उस समय बहुत ठंड लगती है, दोपहर होते तक तेज धूप निकलने लगती है और कई बार ऐसा होता है कि शाम को वर्षा भी होने लगती है। तो मौसम जो है पल पल में बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलता है। कभी तेज धूप होती है और कभी अचानक वर्षा होने लगती है। इससे मौसम जैसे बदलेगा तो वायुमंडल में और जलवायु में भी परिवर्तन होता जाता है। पादप और जीव जंतु सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पशु, पक्षी और पेड़ पौधे मिल करके जैवमंडल का निर्माण करते हैं या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। वह पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र ही कहा जाता है इसे, जिसमें जल, वायु और स्थल मंडल सभी मिलकर के जैवमंडल को संभव बनाते हैं। इसमें मनुष्य भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल है, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, जो कि जीव जगत को या जैविक मंडल को सजीव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। अचानक तेज बारिश के कारण वर्षा होती है और अचानक तेज वर्षा किस मौसम में होती है? वर्षा के मौसम में। लेकिन केरल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा के मौसम के अलावा भी अन्य मौसम में भी वर्षा हो सकती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने कहा कि आश्चर्य है से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर व रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, केरल में अत्यधिक वर्षा होती है और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान में जो है वर्षा बहुत कम होती है। केरल में खेतों में और नारियल के बागान मिलते हैं, लेकिन मरुस्थल में या जैसलमेर में दूर दूर तक कीकर और रेत ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और इस कारण यहाँ का मौसम जो है बहुत सूखा है और यहाँ पर रेत अधिक पाई जाती है और यहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आप यहाँ पर जैवमंडल का उदाहरण देख रहे हैं। जैवमंडल ये एक ताल का परितंत्र है। ताल में क्या है? तालाब में जीव जंतु भी पाए जाते हैं, फिर छोटे छोटे पादप भी पाए जाते हैं। यह सभी जो है एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही,
जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रेगिस्तानों में क्या होता है, ऊंट तो पाए जाते हैं, इसके अलावा छिपकली, सांप और छोटे छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं। इन विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके में कितने भिन्न होते हैं। क्यों? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बच्चों, हर मौसम, हर क्षेत्र का अपने दूसरे क्षेत्र के साथ संबंध होना आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव एक दूसरे के पास पास रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीव जंतु पेड़ों पर आश्रय पाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है और उन पर आश्रित रहता है। पेड़ पौधों की लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, चूल्हे में जलाने के या घर में जलाने के काम आती है। उसी प्रकार जीव जंतुओं को हम भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आस पास के पर्यावरण के बीच में का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। जब जलवायु या पर्यावरण के बीच एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होगा, इसी संबंध को परितंत्र कहा जाता है। आपने 6वीं कक्षा में पढ़ा है इसके बारे में। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? यहाँ पर एक ने चित्र दिखाया था, ये वाला, ये एक परितंत्र का उदाहरण है कि किस प्रकार सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के साथ मानव जो है मनुष्य पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उससे में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं के प्रकृति से अनेक आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। प्रारंभिक मनुष्य जो था पर्यावरण के में ही जीवित रहता था। वह प्राकृतिक वस्तुओं को उसी रूप में स्वीकार करता था जैसे कि वह प्रकृति में उपलब्ध थी। परंतु मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक वस्तुओं को बदलना प्रारंभ किया। जैसे पहले प्रारंभिक मनुष्य क्या खाते थे? कच्चा कंद मूल, फल, सब्जियां जो भी मिलता था उन्हें वे कच्चा ही खाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उन्हें पकाकर खाने लगे। उसके पश्चात वे मनुष्य जो थे पशुओं का भी आहार करते थे। धीरे धीरे पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर उसे पकाकर खाने लगे। इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण का उपयोग किया और उसमें परिवर्तन करने का भी सीख लिया था। पहिए के आविष्कार, जैसे फसल उगाना, इसके पहले क्या था? फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना उन्होंने सीख लिया था। और पहिए के आविष्कार हुआ तब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। जैसे जैसे उनमें बुद्धि का विकास होता गया, वे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाने लगे। जैसे फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना। पहले घुमंतु जीवन जीते थे, जहाँ गुफाएं मिले, फल फूल खाने के लिए मिलते थे, वे वहीं रहते थे। उसके पश्चात थोड़े दिन में पश्चात जब उनकी आवश्यकता की वस्तुएं वहाँ खत्म होने लगती थी तो वे पुनः एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते थे, हमारे आदि मानव जो थे। परंतु धीरे धीरे वे खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा, तो उनके जीवन में भी स्थायित्व आया, वह एक जगह निवास करने लगे। इसके साथ ही जब पहिए का आविष्कार हुआ
तो उससे उनकी आवश्यकताएं और अधिक बढ़ गई। उस समय वे अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का लेन देन करना और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य अर्थात अर्थ धन की भी प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन पाया। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे इनमें औद्योगिक क्रांति आई, विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने अपने आसपास के जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से परिवहन में भी तेजी आई। किसके कारण? पहिए के आविष्कार के कारण परिवहन में भी तेजी आई। आज हम मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं। गाड़ी है, रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, इन सब से हम एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ समय में ही पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात सूचना में भी क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत गति से हो गया। संचार यानी अपने समाचारों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। आपने गर्मी के दिनों में रसीला तरबूज और खरबूज इत्यादि खाया है और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति और मानव जो है पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। गर्मी में हमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऐसे फलों का उपयोग करते हैं जो कि हमें हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में पानी और ऊर्जा प्रदान कर सके। गर्मी है इस कारण। और ठंड में मूंगफली खाते हैं क्योंकि मूंगफली की जो ऊर्जा है वह हमेशा हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है और ऊर्जा से हमें गर्मी भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम मानव जो है पर्यावरण के साथ संतुलन और उसका उपयोग करना सीख गए हैं। रवि की क्लास में मिजोरम की एक लड़की नूरी भी पढ़ती है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्यों, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों के चित्र लाएंगे। बच्चों, भारत में विविधता मौजूद है और इस विविधता के कारण भारत का कोई भी क्षेत्र हो उसमें अनेक प्रकार की विविधताएं और अलग अलग प्रकार का जनजीवन देखने को मिलता है। कहीं पर अत्यधिक हरियाली है तो कहीं पर सूखा है। जैसे केरल में अत्यधिक वन है, इसी प्रकार मिजोरम में भी वन क्षेत्र अधिक है क्योंकि मिजोरम जो है पहाड़ी क्षेत्र है। इसके विपरीत राजस्थान जो है बहुत सूखा और शुष्क है। वहां पर वर्षा जो है वर्ष भर में मात्र 10 मिलीमीटर, 8 से 10 मिलीमीटर या से अधिक वर्षा नहीं होती है। इस कारण वहां पर रेतीली जमीन है, लोगों का जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद है और उन्हें अपने पर्यावरण के साथ संतुलन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में पर्यावरण के विषय में देखा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।